नमस्कार। आज का हमारा विषय है डिक एंड कैरी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिज़ाइन। अनुदेशात्मक प्रणाली के डिज़ाइन का डिक एवं कैरी मॉडल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिज़ाइन। अनुदेशात्मक प्रणाली डिज़ाइन क्या है। हम कुछ विद्वानों की परिभाषा यहाँ लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि क्या है इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिज़ाइन। इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिज़ाइन को हम इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन भी कहते हैं। तो आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स that brings greater efficiency and effectiveness in helping learners acquire knowledge or skills. अनुदेशन प्रणाली डिज़ाइन अनुदेशनात्मक सामग्रियों को डिज़ाइन और विकसित करने की प्रक्रिया है जो अधिगमकर्ता को ज्ञान या कौशल प्राप्त करने में मदद हेतु अधिक दक्षता और प्रभावशीलता लाता है। अर्थात जो अनुदेशनात्मक सामग्री होती है उसको बनाने के लिए हम अनुदेशन प्रणाली डिज़ाइन का प्रयोग करते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि लर्नर्स जो होते हैं, जो अधिगमकर्ता होते हैं, उनके ज्ञान और कौशल को और प्रभावशील बनाया जा सके। दूसरी परिभाषा देखिए, स्मिथ एंड रैगन। वह कहते हैं द टर्म इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन रेफर्स टू द सिस्टमैटिक एंड reflective process of translating the principles of learning and instruction into plans for instructional materials, activities, information, resources, and evaluation. अनुदेशन डिजाइन शब्द से तात्पर्य अनुदेशनात्मक सामग्री, गतिविधियों, सूचना संसाधनों एवं मूल्यांकन के लिए अधिगम और अनुदेशन के सिद्धांतों को योजना में बदलने की व्यवस्थित और चिंतनशील प्रक्रिया से है। स्मिथ एवं रैगन महोदय कहते हैं कि जो आपके अधिगम और अनुदेशन के जो सिद्धांत हैं, द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन, इसको जब हम योजना में तब्दील करते हैं, बदलते हैं, और वो कैसे बदलते हैं, सिस्टमैटिक एवं रिफ्लेक्टिव प्रोसेस से, तो उसको ही उन्होंने नाम दिया है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन का। तो ये परिभाषा था स्मिथ एंड रैगन महोदय की। अगली एक और परिभाषा हम लोग लेते हैं डार्क, लेसी एंड प्रैट। वो महोदय कहते हैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन इज़ अ टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इन्वायरमेंट्स which promote the acquisition of specific knowledge and skill by students. अनुदेशन डिजाइन अधिगम के अनुभवों और वातावरण के विकास के लिए एक तकनीक है जो विद्यार्थियों द्वारा विशिष्ट ज्ञान और कौशल के अधिग्रहण को बढ़ावा देता है। ये महोदय कहते हैं कि जो अनुदेशन है, अनुदेशन डिज़ाइन है, वो कहते हैं कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम के अनुभवों और वातावरण के विकास पर बल देता है जो विद्यार्थियों के द्वारा विशिष्ट ज्ञान और कौशल के अधिग्रहण को बढ़ाती है। तो विभिन्न विद्वानों की अगर हम परिभाषाओं को देखें तो आप कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन या अनुदेशन डिज़ाइन से तात्पर्य उस डिज़ाइन से है जिसके द्वारा हम विभिन्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को, या कहा जाए कि अनुदेशन सामग्री को बनाने में प्रयोग करते हैं।
उसके लिए हम विभिन्न सिद्धांतों, विभिन्न अधिगम के सिद्धांतों को भी सम्मिलित करते हैं। तो ये हो गया इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, यानी कि जो भी हमें अनुदेशन जो सामग्री बनानी होती है, हम इस डिज़ाइन का प्रयोग करते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के मॉडल और सिद्धांत दिए गए हैं वो। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिक एंड कैरी मॉडल की। डिक एंड कैरी मॉडल ने कैसे इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, या कहा जाए कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को बनाने के लिए क्या डिज़ाइन दिया है, वही है डिक एंड कैरी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। वॉल्टर डिक, लुई कैरी एंड जेम्स कैरी, ये 3 महोदय थे जिन्होंने इस मॉडल को डेवलप किया था 1978 में। 1978 में इन्होंने इस मॉडल को बनाया था, जिसमें 9 स्टेप्स हैं। डिक एंड कैरी मॉडल का जो दिया गया है उसमें 9 स्टेप्स हैं, 9 पद हैं। वो पद कौन कौन से हैं? सबसे पहला पद है आइडेंटिफाइंग इंस्ट्रक्शनल गोल्स, अनुदेशनात्मक लक्ष्यों की पहचान करना। दूसरा पद है कंडक्ट इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस, अनुदेशनात्मक विश्लेषण का संचालन करना। तीसरा स्टेप्स है आइडेंटिफाइंग एंट्री बिहेवियर, प्रारंभिक व्यवहार की पहचान करना। चौथा स्टेप्स है राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, प्रदर्शन उद्देश्यों को लिखना। पांचवा स्टेज है डेवलप क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, मानदंड संदर्भ परीक्षण का विकास करना। छठा स्टेज है डेवलप इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, अनुदेशनात्मक रणनीति विकसित करना। सातवां स्टेप्स है डेवलप एंड सेलेक्ट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, अनुदेशनात्मक सामग्री का विकास और चयन करना। आठवां स्टेज है डेवलप एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, रचनात्मक मूल्यांकन का विकास और संचालन करना। और आखिरी जो है 9वां स्टेज, वो है डेवलप एंड कंडक्ट समेटिव इवैल्यूएशन, योगात्मक मूल्यांकन का विकास और संचालन करना। डिक एंड कैरी ने ये 9 स्टेज दिए थे अपने मॉडल के। अब हम लोग प्रत्येक स्टेज को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेज जो आता है वो है आइडेंटिफाइंग इंस्ट्रक्शनल गोल्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक डायग्राम जो दे रखा है डिक एंड कैरी मॉडल का, क्योंकि जब मॉडल क्या है, हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था, वो मॉडल क्या है, किसी भी रियल थिंग्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। हम उसको डायग्राम के रूप में जब प्रेजेंट करते हैं वही इसको मॉडल कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये 9 स्टेज हैं डिक एंड कैरी मॉडल के, वो इस डायग्राम में दिखाया गया है कि कौन कौन से 9 स्टेज हैं, कैसे वो कार्य करते हैं। ये भी डायग्राम वही है आपका डिक एंड कैरी के, एक और अलग तरह से बनाया गया डायग्राम है जिसमें भी 9 स्टेज दिखा रखे हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे तो डिक एंड कैरी के 10 स्टेज भी दिखाए जाते हैं, जिसमें वो रिवाइज इंस्ट्रक्शन को ऐड कर लिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर पुस्तकों में आपको डिक एंड कैरी का 9 मॉडल ही दिया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं प्रत्येक स्टेज की कि क्या है वो। डिक एंड कैरी ने अपने प्रत्येक स्टेज को कैसे इलॉबरेट किया है, उसकी हम चर्चा करते हैं। स्टेज 1 कहता है आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शनल गोल्स। दिस स्टेज describe what the learners are expected to perform at the end of the instruction.
Instructional goals are normally broad statements of what you are trying to accomplish. They should describe what the learner should perform, not what you are going to do. ये कह रहा है कि यह पद वर्णन करता है कि शिक्षार्थियों को अनुदेशन के अंत में क्या प्रदर्शन करने की उम्मीद है। अनुदेशात्मक लक्ष्य सामान्य रूप से व्यापक वक्तव्य हैं जिन्हें आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुदेशात्मक लक्ष्य को वर्णन करना चाहिए कि शिक्षार्थियों को क्या करना चाहिए, न कि आप जो करने जा रहे हैं। डिक एंड कैरी मॉडल का सबसे पहला स्टेज है आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शनल गोल्स। अनुदेशात्मक लक्ष्यों को पहचानिए या उसकी पहचान करें। जब हम लक्ष्य की बात करते हैं तो आप जानते होंगे कि लक्ष्य एक बृहद टर्म होता है। गोल्स होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो यहाँ हम ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, हम लक्ष्यों की बात कर रहे हैं। तो लक्ष्य एक बृहद टर्म है। तो डिक एंड कैरी कहते हैं कि सर्वप्रथम इंस्ट्रक्शनल गोल को आइडेंटिफाई करना चाहिए। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप कक्षा में जा रहे हैं हिस्ट्री पढ़ाने, ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री आपको पढ़ानी है या ब्रिटिश इंडिया से संबंधित आपको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलप करना है। वो तो क्या करेंगे? फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव होगा इंस्ट्रक्शनल गोल निर्धारित करना, अर्थात कि जो ये आप ब्रिटिश इंडिया के लिए जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलप कर रहे हैं उसको पढ़ने के बाद या उसके पूरे होने के बाद विद्यार्थी क्या अचीव करेंगे, क्या सीख पाएंगे। हाँ ठीक है, आप कहेंगे कि हाँ विद्यार्थी इसको इंस्ट्रक्शन के पढ़ने के बाद ब्रिटिश इंडिया के बारे में समझ जाएंगे, उसकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में समझेंगे, यह जान पाएंगे, वो उस टाइम का सामाजिक वातावरण समझ पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम इंस्ट्रक्शनल गोल आइडेंटिफाई करते हैं तो एक बृहद टर्म होता है और जो शुरू में ही हमें आइडेंटिफाई करना होता है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाने की शुरुआत से ही, ताकि हम यह पता कर सकें या हम बता सकें कि इस अनुदेशन सामग्री को पढ़ने के तात्पर्य या इस अनुदेशन सामग्री को पूर्ण होने के पश्चात विद्यार्थी क्या सीख पाएंगे, क्या अचीव कर पाएंगे। तो ये है आपका स्टेज 1 आइडेंटिफाइंग इंस्ट्रक्शनल गोल्स। अब हम आते हैं दूसरे स्टेज पे। दूसरा स्टेज कहता है कंडक्ट इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस। दिस स्टेज आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट परफॉर्मेंस गैप बिटवीन द प्रेजेंट परफॉर्मेंस and the desired performance. This means you are determining the skills that your students will need to learn what you plan to teach them. यह पद वर्तमान प्रदर्शन और वांछित प्रदर्शन के बीच सटीक प्रदर्शन अंतर की पहचान करता है। इसका तात्पर्य यह है कि आप उन कौशल का निर्धारण कर रहे हैं जो आपके विद्यार्थियों को सीखने की आवश्यकता होगी, जिसको पढ़ाने की योजना आप बनाते हैं। डिक एंड कैरी का यह स्टेज कहता है कि जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है स्टूडेंट का और जो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस यानी कि जिसको हमें उसको विद्यार्थी को वहाँ तक पहुँचाना है, उसमें गैप कितना है, वो एग्जैक्ट गैप पता लगाना ही सेकेंड स्टेज है कंडक्ट इंस्ट्रक्शन एनालिसिस। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वही ब्रिटिश इंडिया को अगर हमें पढ़ाना है विद्यार्थियों को, तो हम
इंस्ट्रक्शन एनालिसिस करते हैं वो कि विद्यार्थी क्या जानता है ब्रिटिश इंडिया से पूर्व के बारे में। अर्थात विद्यार्थी को क्या यह पता है कि ब्रिटिश इंडिया कब भारत में आई थी। विद्यार्थियों को यह पता है कि ब्रिटिश इंडिया से पहले किसका शासन था। तो जो ये एक जो गैप हमें पता करना होता है कि हाँ क्या है, विद्यार्थियों को कितना स्तर क्या है उनका, वो जो वर्तमान उनकी जो स्थिति है वो कितना जानते हैं इस विषय से संबंधित। जैसे एक उदाहरण और लीजिए, जब हम पाठ योजना बनाते हैं, आप लोग पाठ योजना बनाते होंगे, उसमें हम पूर्व ज्ञान रखते हैं। अब पूर्व ज्ञान और फिर हम उसके बाद से आता है हमें प्रस्तावना आता है, तत्पश्चात हमें उद्देश्य कथन या स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक आता है। पूर्व ज्ञान क्या होता है वो, और प्रस्तावना प्रश्न और स्टेटमेंट, इन तीन, पूर्व ज्ञान और जो उद्देश्य कथन होता है, स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक होता है, वो गैप क्या है उसको जानने के लिए हम प्रस्तावना बीच में पूछते हैं कि हाँ बच्चा को अगर हमने कहा कि हम ब्रिटिश इंडिया पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे पहले वो क्या जानता है, वो क्या ब्रिटिश भारत में कब आए वो जानता है, या ब्रिटिश से तुरंत पहले किसका शासन था, वो कैसे हटा। तो वो कह रहा है कि वो है आपको इंस्ट्रक्शन एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। तो सेकेंड स्टेज डिकन हैरी का यही कहता है कि अनुदेशात्मक विश्लेषण करिए। नेक्स्ट स्टेज की जब हम बात करते हैं वो करता है, स्टेज 3 कहता है आइडेंटिफाई एंट्री बिहेवियर्स। इन दिस स्टेज identify the general characteristics of the learners including skills, experiences, motivation levels and basic demographic which relate to the skills and topics that will be taught. इस पद में अधिगमकर्ता की सामान्य विशेषताओं को पहचानें जिनमें कौशल, अनुभव, प्रेरणा के स्तर और बुनियादी जनसांख्यिकी शामिल है जो उन कौशल और विषयों से संबंधित है जिन्हें पढ़ाया जाएगा। थर्ड स्टेज कहता है कि आइडेंटिफाई एंट्री बिहेवियर, यानी कि जो विद्यार्थी है, जो अधिगम करता है, उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी क्या उसमें वो स्किल्स हैं जो इस लर्निंग या कहा जाए कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स को सीख पाएगा। हम ब्रिटिश इंडिया पढ़ाने जा रहे हैं, क्या विद्यार्थी को हिस्ट्री में कुछ रुचि है, क्या विद्यार्थी को पुराने प्राचीन हिस्ट्री या कहा जाए कि आपको मुग़ल काल के पीरियड के बारे में कुछ अनुभव है, क्या विद्यार्थी मोटिवेटेड हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो ये सब का हमें पता लगाना होता है इस स्टेज 3 में। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज 4 राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। अब आता है हमारा जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो कहते हैं। इन दिस स्टेज वी मस्ट राइट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर द लेसन। इस पद में हमें पाठ के लिए विशिष्ट उद्देश्यों को लिखा जाता है। अब आया विशिष्ट उद्देश्य। हमने सबसे पहले गोल की बात की थी, अब यहाँ पे आ जाता है ऑब्जेक्टिव आता है। विशिष्ट उद्देश्य, आप लोगों ने पाठ योजना बनाई होगी तो आप जानते होंगे कि विशिष्ट उद्देश्य कैसे लिखते हैं। कहते हैं कि परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव व स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मीन्स एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अप्रोप्रिएट, R for reliable and T for testable। यानी कि जो भी परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव हो वो स्मार्ट होना चाहिए। आप विशिष्ट उद्देश्यों को पढ़ चुके हैं, आप अच्छे प्रकार से जानते हैं कि कैसे विशिष्ट उद्देश्य लिखा जाए। मेजरेबल होना चाहिए, उसको मेजर कर सकें वो। तो स्टेज 4 कहता है विशिष्ट उद्देश्यों के बारे में
नेक्स्ट स्टेज आइए, वो कहता है कि डेवलप क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। CRT NRT आप लोगों ने पढ़ चुका होगा। यह पद कहता है कि वी मस्ट क्रिएट अ टेस्ट consistent with the performance objective that will reflect what we are hoping to teach the students। इस पद में हमें एक परीक्षण प्रदर्शन उद्देश्यों के अनुरूप बनाना होगा जो प्रतिबिंबित करेगा कि हम छात्रों को पढ़ाने के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं। ये कह रहा है कि जो हम ऑब्जेक्टिव निर्धारित करते हैं, बनाते हैं, वो उसको इवैल्यूएट करने के लिए हमें क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बनाते हैं वो। यानी कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आप लोग परिचित होंगे। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है कि जो हम विषय पढ़ा रहे हैं, जो हम एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए हैं, क्या वो अचीव्ड हो रहा है कि नहीं। जैसे अगर हम उदाहरण से ही बात करें कि हिस्ट्री की, अगर हम ब्रिटिश हिस्ट्री की उसी उदाहरण को लें, तो हम अगर वो पाठ को पढ़ाते हैं तो बच्चों से हम प्रश्न पूछते हैं उससे कि हाँ, ब्रिटिश भारत में कब आए थे, उनके आने का क्या उद्देश्य था, उन्होंने सर्वप्रथम कहाँ पे अपने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो ये जो होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, यानी कि जो आप पढ़ाए हैं क्या उसको बच्चे समझ पाए हैं, वो होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आप जानते होंगे कि जो हम एक परसेंटाइल निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए जब हम इसका प्रयोग करते हैं, जब हम रैंकिंग के लिए प्रयोग करते हैं, जो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है वो, जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं कोई, वो CTET का एग्ज़ाम हो गया, नेट का एग्ज़ाम हो गया, तो वो आ जाता है आपका NRT। तो ये कह रहा है कि स्टेज 5 कह रहा है कि हमें CRT बनाना है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बनाना है, ताकि यह पता चल सके कि जो हमने परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव बनाया था क्या वो अचीव हो पाया कि नहीं। स्टेज 6 कहता है कि डेवलप इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। In this stage, we begin to outline our lesson plan. This means that we will be able to demonstrate what we want them to learn, add activities, and decide how each segment will be done. इस पद में हमें अपनी पाठ योजना को रेखांकित करना शुरू करते हैं। इसका तात्पर्य है कि हम यह प्रदर्शित करने में सक्षम होंगे कि हम उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं। इसके लिए हमें गतिविधियों को जोड़ना होगा और यह तय करना होगा कि प्रत्येक भाग कैसे पढ़ाया जाए। यहाँ पे स्ट्रेटजीज बनाना है कि कैसे हमें पढ़ाना है, हमें ग्रुप डिस्कशन करना है, हमें उन्हें टूर पर ले जाना है, हमें उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड करना है। तो जो आप ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री पढ़ाने जाएंगे तो आपको वहाँ पे स्ट्रेटजीज़ बनाना होगा कि प्रत्येक भाग को हम कैसे पढ़ाएंगे, कि कैसे हम बताएंगे कि हाँ, ब्रिटिश इंडिया की शुरुआत भारत में कैसे हुई, फिर उन्होंने कैसे धीरे धीरे कब्जा किया पूरे भारत पे। तो ये कह रहा है कि हम अपना जो पाठ योजना है उसको हम एक आउटलाइन बनाना शुरू करते हैं वो, और हम विभिन्न एक्टिविटीज़, विभिन्न गतिविधियों को इसमें सम्मिलित करते हैं जिसके द्वारा हम इस पाठ को पढ़ाएंगे। तो वो स्टेज 6 कहता है। नेक्स्ट स्टेज आता है 7, डेवलप एंड सेलेक्ट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। इन दिस स्टेज वी शुड डेवलप एंड सेलेक्ट द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एसेंशियल फॉर द लेसन। इस पद में हमें पाठ के लिए आवश्यक अनुदेशनात्मक सामग्रियों का विकास और चयन करना चाहिए। अर्थात आप ब्रिटिश इंडिया पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन से अनुदेशात्मक सामग्री चाहिए, उसको आप विकसित करिए या सेलेक्ट करिए। यानी कि आप
उस टाइम के इंडिया के मैप को दिखा सकते हैं, मॉडल को ही दिखा सकते हैं, कैसे ब्रिटिश कहाँ पे अपनी प्रथम शुरुआत की थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उस जगह को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस पाठ को पढ़ाने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या अनुदेशात्मक सामग्री चाहिए उसको इस स्टेज पर बनाना होता है या चयन करना होता है। अगला स्टेज आता है डेवलप एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है? इन दिस स्टेज वी शुड डेवलप एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टू इवैल्यूएट हाउ द लेसन वेन। इस पद में हमें यह मूल्यांकन करना चाहिए कि पाठ कैसे पढ़ाया गया। इसका मूल्यांकन करने के लिए हमें रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करना चाहिए। हमने जो ये पाठ पढ़ाया वो कैसा रहा, बच्चों ने कितना अचीव किया, ब्रिटिश इंडिया को कितना समझ पाए हैं वो या नहीं समझ पाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। हम बच्चों से 1-to-1 क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकते हैं, उस विषय पर हम उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पर्पज़ यही है कि आपने जो पाठ पढ़ाया है वो बच्चों तक कितना पहुंच पाया या बच्चे उसको कितना समझ पाए हैं वो। तो वो हो गया फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और आखिरी स्टेप्स आता है वो है डेवलप एंड कंडक्ट समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन takes place once you have delivered your initiative and is used to assess how effective it has been. Are your participants satisfied with the program? Have knowledge and skill increased because of it? आपके द्वारा अपनी पहल प्रदान करने के बाद योगात्मक मूल्यांकन होता है और यह सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि यह कितना प्रभावी रहा है। क्या आपके प्रतिभागी या विद्यार्थी कार्यक्रम से संतुष्ट हैं? क्या इसकी वजह से उनमें ज्ञान और कौशल बढ़ा है? तो ये होता है समेटिव इवैल्यूएशन का, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। जब हमारा यह कोर्स या कहा जाए इंस्ट्रक्शन मटेरियल समाप्त होता है तो हम समेटिव इवैल्यूएशन करते हैं कि क्या इस अनुदेशन के तत्पश्चात विद्यार्थियों की ज्ञान और कौशल में कुछ वृद्धि हुई है या विद्यार्थी इस पाठ या इस अनुदेशन सामग्री को पढ़ने के बाद सेटिस्फाइड हैं। तो वो पता होता करते हम समेटिव इवैल्यूएशन के बाद, जो कि स्टेज 9 है, और फिर हम उसको रिवाइज करते हैं वो। तो ये थे 9 स्टेज डिक एंड कैरी के जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह मॉडल है, वो बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल है वो। तो हमने इस वीडियो में पढ़ा कि क्या इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन किसे कहते हैं और डिक एंड कैरी के जो 9 पद हैं उनकी हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। उम्मीद है आपको यह विषय समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।